हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक। स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर क्लासरूम में। जिस आज की डेट है 28 अगस्त 2024 और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी फ्यू क्वेश्चंस जो आपको लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था, मेनली कुछ डिफेंस के क्वेश्चन थे आपके लिए कि किंजल मिसाइल, किंजल एज वेल एज दी स्कड मिसाइल, स्कड मिसाइल ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो दे बिलोंग्स टू दी रशिया। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इनका यूज किया गया है रिसेंट वॉर के अंदर। एक आपसे पूछा गया था किलर बॉम्ब, किलर, ये भी किससे संबंध रखता है? ये भी रशियन मेड बॉम्ब है। क्लियर। और जो किंजल मिसाइल है इसकी स्पेलिंग कुछ और हो सकती है, बट एक किंजल मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है ये? इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय दी रशिया। क्लियर। अच्छा, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में दिए जा रहे हैं, आप ट्राई करिएगा उनको सॉल्व करने का। कि रिसेंटली सिंधु गंगाधरन, सिंधु गंगाधरन है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ विच बॉडी। आपको बताना है कि सिंधु गंगाधरन जी है, इनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई है और किस संस्था के ये अध्यक्ष बने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिसेंटली ग्लोबल सेंटर फॉर ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल्स, ये संस्थान किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? क्लियर। एक भारत का एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आईआईएम। आपको बताना है किस आईआईएम के द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल की स्थापना की गई है और उसके लिए एमओयू साइन किया गया है। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं और आपको ही बताना है कि तीसरा क्वेश्चन है कि यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? इन विच ईयर यूपीआई वाज लॉन्च्ड? तो यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज हाल ही में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई जो आरबीआई लॉन्च करने वाला है, इसी रिगार्डिंग आपसे पूछा गया यूपीआई किस ईयर में लॉन्च किया गया था। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रोस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स? किस राज्य ने विश्व का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया है? देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए है, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में किया है कि हम लॉन्च करेंगे एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। जिस प्रकार से आप जानते हो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे पढ़ेंगे हम। एक होता है ग्रीन जीडीपी, सेम कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी ग्रीन जीडीपी, हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसी अगली स्लाइड में। ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अचीव करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। क्लियर। अब हुआ क्या, देखिए जो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट है इन्होंने इसलिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप जानते हैं जब भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन होता है। अगर हम बात करें जल की, तो जल की बड़ी मात्रा में उपयोग होता है, चाहे वो किसी प्रकार की एनर्जी का, जैसे कि अगर आप बात करें थर्मल प्रोडक्शन की, किसी कोई भी इंडस्ट्री है उसमें पानी की बड़ी उपयोगिता रहती है। मान लें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हमारे रोड्स हैं, हाईवेज है, रेलवेज हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। तो कुल 4 कंपोनेंट है, उनको यूज करते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया। 4 इंडेक्स कौन कौन से? 4 कंपोनेंट कौन से? एयर एंड वाटर क्वालिटी, अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के दौरान जल और वायु की गुणवत्ता में कोई बदलाव होता है उसको मेजर करना, एज वेल एज द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेड इन अ ईयर, एक वर्ष में कितने पेड़ पौधे प्लांट किए गए हैं, वृक्षारोपण किया गया है, पौधारोपण किया गया है।
साथ ही साथ मेजर ऑफ द एरिया ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल की, यानी उस राज्य में जैविक मृदा का कुल कितना क्षेत्रफल है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विकासात्मक कार्यों से इंपैक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है। इनको 4 क्राइटेरिया हैं, एयर, वाटर, ट्री और ऑर्गेनिक सॉइल। 4 डेटा को यूज करते हुए इंडेक्स जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो द इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन द उत्तराखंड विल बी मेजर्ड थ्रू द ग्रोस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, जिसे कहा गया है जीईपी, ग्रोस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपी। क्या करता है ये? विच विल शो द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑन दी एनवायरमेंट। मतलब हम पढ़ चुके हैं कि विकासात्मक कार्यों का हमारे जलवायु पर और इवन वहां के पर्यावरण पर किस प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उसको मेजर करना ये करता है ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। क्या करेगा? 4 इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 4 मुख्य भाग हैं इसके, जिनके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कितना इंपैक्ट हुआ है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का इन दी उत्तराखंड स्टेट। ये विश्व का पहला स्टेट है जहां पर जो डेवलपमेंट है इकोसिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है हमारे विकासात्मक कार्यों से, उसको मेजर किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा कहा गया है that GEP कैन ऑल्सो बी रिलीज अलॉन्ग विद द GDP। जब आप जानते हैं हर देश की जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में कुल कितने उत्पाद और सेवाओं का कुल कितने उत्पाद और सेवाएं हैं, उनका सकल मूल्य कहलाता है जीडीपी। और एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट होती हैं, उसमें से कुल कितने मॉनेटरी वैल्यूज में यानी कितनी मौद्रिक मुद्रा, कितने मौद्रिक मान में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो ट्री जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका डिफॉरेस्टेशन हो, सॉइल डिग्रेडेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, इस प्रकार के पैरामीटर को कंसिडर करते हैं इन दी ग्रीन जीडीपी। तो इट विल, ये क्यों कर रहे हैं? सो इट विल एस्टेब्लिश बेटर हार्मनी बिटवीन इकोलॉजी एंड दी इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी में समन्वय किस प्रकार बना सके कि हैंड इन हैंड इनका डेवलपमेंट हो, इसलिए इंडेक्स जारी किया गया है बाय दी उत्तराखंड गवर्नमेंट। हम बात करते हैं ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट की। क्लियर? तो क्या है ग्रीन जीडीपी? देखिए जीडीपी क्या है? ग्रीन जीडीपी एक इंडिकेटर है, एक सूचकांक है which is subtracts the cost of natural resources depletion and environmental degradation from the conventional GDP of a country। यानी एक देश की जीडीपी में से विकासात्मक गतियों की वजह से कुल कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उन सभी की वैल्यू को माइनस करते हैं फ्रॉम दी जीडीपी ऑफ अ कंट्री और हमें क्या मिलता है? जीडीपी। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज द एनवायरमेंटली एडजस्टेड जीडीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? और ग्रीन जीडीपी क्या शो करता है? वो ग्रीन जीडीपी किसी देश की जीडीपी के बारे में ये बताता है कि कितना सस्टेनेबली यानी हाउ सस्टेनेबली a country's economic growth is and how it's affect the well-being of its people। यानी किसी देश के जो आर्थिक विकास है वो किस प्रकार से वहां के रहने वाले निवासियों को अनुकूलतम रूप से यानी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी सस्टेनेबल, कितनी टिकाऊ है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उड़ान योजना के बारे में। देखिए इसलिए इस क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, रिसेंटली क्या हुआ है, उड़ान यानी स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। क्लियर? इस योजना का कंपोनेंट रिलीज किया गया 5.4। कुल 5 वर्जन आ चुके हैं अब तक। हम आगे डिस्कस करेंगे कि उड़ान 5.0 क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं और क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उड़ान स्कीम के बारे में ओवरऑल। तो पहला ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द उड़ान उड़े देश का नाम नागरिक, उड़े देश का नाम उड़े देश का नाम उड़े देश का आम नागरिक, सॉरी। इस योजना के बारे में बताना है। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। बिल्कुल इसका नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय संपर्क योजना, आरसीएस कहा जाता है। इसका नाम उड़ान है, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। बिल्कुल यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस्सा है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। बिल्कुल ये जो स्कीम है 10 साल के लिए इंप्लीमेंट की गई है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। अब देखा टेक्निकली देखा जाए ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट होगा। which states about the under the scheme airlines have to cap airfares for 50% of the total seats at rupees 1500 per hour। यानी यदि कोई व्यक्ति
किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यात्रा कर रहा है और टोटल जर्नी यानी कुल यात्रा का समय है 1 घंटे से कम है, तो उसकी अपर लिमिट कितनी होगी? 1500 रुपए। नहीं, वो किराया होगा 2500 रुपए। 2500 रुपए किराया चार्ज किया जाएगा फॉर द ट्रेवल जर्नी विच विल लास्ट लेस देन 1 आवर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बी। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं, हमने पढ़ लिया है कि ये 1500 नहीं है, इसका आंसर होगा 2500 रुपीज जो है वो मिनिमम फेयर होगा। फुल सीट्स, मान लीजिए किसी एयरलाइन में, किसी एरोप्लेन में 80 सीट्स हैं, तो 40 सीट्स पर कितना किराया होगा? 2500 रुपए। कितने के लिए? 1 घंटे की जर्नी के लिए, 1 आवर जर्नी। 1 घंटे की यात्रा के लिए कितना किराया देना पड़ेगा? 2500 रुपए, ये कैप रखा जाएगा। क्लियर? चलिए स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये स्कीम जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी क्षेत्रीय संपर्क स्कीम, जिसका नाम है पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना। ये किसका पार्ट है? भारत की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 है, 2016 इसका एक पार्ट है, कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 2016 को। ये पता होना चाहिए किस ईयर में, तो 2016 में नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे एरिया जो अनसर्व्ड है, यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, उन एरियाज को आपस में जोड़ना विद दी मिनिमम फेयर, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक ट्रेवल, हमारा जो घरेलू नागरिक हैं, उनकी यात्रा के नंबर्स को इंक्रीज करना। तो द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये हम पढ़ चुके हैं, इजी ऑप्शन था। तो पहली हम बात करें, जो पहली उड़ान कहां से कहां हुई थी? ये हुई थी 27 अप्रैल 2016 को शिमला से दिल्ली के मध्य। इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? तो पहली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो पहली फ्लाइट थी वो कहां थी? शिमला से दिल्ली के लिए। इसका उद्देश्य क्या योजना का? देखिए हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम ही है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। मींस क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र जहां पर जो एयरलाइन सर्विसेज यानी हवाई सेवाएं हैं उनकी इतनी उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको इंक्रीज करना, साथ ही साथ एयरपोर्ट को डेवलप करना। तो क्या करता है ये? इट विल प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी टू द रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द नेशन। देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ेगा आपस में। साथ ही साथ इट विल एनहांस द ट्रेड। मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर वहाँ रोड फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी नहीं है, रेलवे के नेटवर्क नहीं है, अगर वहाँ इस प्रकार की सुविधाएं बनाई जाती हैं, कोई कार्गो कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही साथ टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप सुनते होंगे आजकल कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर राइड्स भी शुरुआत की जाती है। वो किस लिए होती है? फॉर दी एनहांसमेंट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इट विल इनेबल कॉमन पीपल टू फ्लाई और टू यूज द एयरलाइन सर्विसेज यानी एक आम नागरिक, इसका नाम, इसकी इस योजना का नाम क्या है? पूरे देश का आम नागरिक यानी एक आम आदमी जिसकी पॉकेट काफी कम है, उसके पास खर्च करने के लिए पैसा कम है, वो भी एयर सर्विसेज का यानी हवाई यात्रा का लाभ ले सके एट दी अफोर्डेबल रेट्स यानी कम लागतों पर इसका लाभ ले सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। आप सभी जानते हैं जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, उसमें कई सारे क्षेत्र होते हैं, चाहे वो रोड है, रेलवेज है, इसके साथ ही लेबर है, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स है, जॉब्स क्रिएट होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होगा? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएंगी। इसकी विशेषता क्या है स्कीम की? देखिए, अंडर द स्कीम एयरलाइंस हैव टू कैप एयरफेयर्स फॉर 50% ऑफ द टोटल सीट्स अप टू ₹8 2,500 पर आवर जर्नी। यानी हम पढ़ चुके हैं यदि किसी एयरलाइन में 80 सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं उस प्लेन में, तो 40 सीट्स रखी जाएगी रिजर्व। इसके कितने सीट, कितने पैसे के लिए? 2500 रुपए के लिए। लेकिन शर्त क्या है? वो यात्रा 1 घंटे की होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जयपुर से दिल्ली फ्लाई कर रहा है और टोटल जर्नी है 1 घंटे की, तो कुछ जितनी भी सीट होंगी, चाहे 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, उसमें से 50% सीट्स कितनी होगी? जिनका रेंट, जिनका फेयर होगा 2500 रुपए। क्लियर? और गवर्नमेंट क्या करती है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होती है? अनुदान होता है। एक होता है फंड, वायबिलिटी गिव फंडिंग। वायबिलिटी गिव फंडिंग क्या होती है? वायबिलिटी ये दिखाता है कि किसी बिजनेस को रन करने में उस कंपनी को कितना मुनाफा है, कितना घाटा है। यदि मुनाफा है तो नो डाउट उसको किसी गवर्नमेंट सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए उसका नुकसान होता है, कि मान लीजिए किसी कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू है एक वर्ष में, वो इस आरसीएस स्कीम से कमा लेंगे 10 करोड़ रुपए, कितने? इस योजना के तहत, लेकिन उनका प्रॉफिट हो रहा है 8.5 करोड़। तो क्या होगा? बचा हुआ जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो कौन देगा? वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। क्लियर? नाम से पता पड़ रहा है वायबिलिटी गैप फंडिंग की, जो किसी बिजनेस को रन करने के लिए जितना वायबल रेवेन्यू चाहिए, अगर उससे कम है तो उस कंपनी को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट फंड करती है
थ्रू दी वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं उड़ान 5.0 की। कुल इसके 4 वर्जन लॉन्च किए जा चुके थे, लेकिन लास्ट ईयर ही जुलाई अगस्त में उड़ान 5.0 लॉन्च किया गया था। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इट विल फोकसेस ऑन कैटेगरी 2 एज वेल एज कैटेगरी 3 स्टेटस। क्या कि ऐसे एयरप्लेन्स जिनमें 20 से 80 सीट्स हैं उन पर करेगा फोकस, या मोर देन 80 सीट्स किसी प्लेन में, उनको ये कैटर करने वाला है उड़ान कंपोनेंट 5.0। अब इसमें क्या देखिए, पहले क्या था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को यात्रा करनी फ्रॉम दी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर? एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, अगर इनके बीच की दूरी मान लीजिए 250 किलोमीटर है, तो ही ये स्कीम जो है उसका लाभ मिल सकता था, लेकिन ऐसा बंद कर दिया गया। एक उदाहरण दिया गया है, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि दो बिंदुओं के बीच यानी बोर्डिंग और डेस्टिनेशन दोनों के मध्य कोई फिक्स दूरी हो, फिक्स डिस्टेंस हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे लिए काम का पॉइंट है। दूसरा है वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी, विल बी कैप्ड एट 600 किलोमीटर स्टेज लेंथ, यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी फॉर दी प्रायोरिटी, प्राथमिक और गैर प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 600 किलोमीटर की दूरी के लिए VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान योजना के बारे में। आपको बताना है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान किस वर्ष में लॉन्च किया गया है? हम ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज 77th मीटिंग हुई है इसकी, 77th मीटिंग हुई है ऑफ नेटवर्क ग्रुप की। क्लियर? तो आपको बताना है कि किस वर्ष में लॉन्च की गई है। ये की गई थी लॉन्च इन दी ईयर 2021। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कब लॉन्च की गई है। देखिए, इट वाज लॉन्च्ड ऑन दी October 13, 2021 बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आप जैसे भी जानते हैं, भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में विभिन्न एक ही समय पर अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय एक साथ काम करते हैं। काम किस तरह करते हैं? मान लीजिए कहीं किसी एरिया में सड़क बनाई गई है, फिर पता चलता है कि यहाँ पर तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना है, तो क्या होगा? सड़क खोदनी पड़ेगी। उससे क्या नुकसान होगा? एक टाइम का नुकसान होगा, दूसरा उस सड़क पर निकलने वाले यात्री हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा। इस सभी को कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किसी प्रकार का डिले नहीं हो। और विभिन्न 16 मंत्रालय हैं। कितनी मंत्रालय हैं? 16 मिनिस्ट्रीज हैं, उनको आपस में करीब लाया जाए। का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहे कि किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां ना रहे, कमी ना रहे, और सरकार को कम से कम घाटा उस प्रोजेक्ट के अंदर हो। इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए इस मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया है इन द ईयर 2021 बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? तो द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रेक द इंटर मिनिस्ट्रियल टेंगल्स, यानी कि अंतर मंत्रालय जो हमें कमियां देखने को मिलती है, या कह लीजिए अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम नहीं करते इंटीग्रेटेडली, इसको दूर करना। साथ ही साथ टू फोस्टर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन इन दी फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय स्थापित करना, ये स्कीम का, इस प्लान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा पीएम गति शक्ति, ये 6 स्तंभों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन दी 6 पिलर्स। कौन कौन से पिलर्स हैं? बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी व्यापकता। जैसा हमने पढ़ा कि अलग अलग विभाग से जानते हैं, बिजली विभाग है, जल विभाग है, पीएचडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे। अगर ये सभी विभाग, सभी मंत्रालय अलग एक साथ ही काम करेंगे तो क्या होगा? प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में डिले नहीं होगा। हमारे पास प्रॉपर रोबस्ट डेटा होगा कि किस समय पर किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और किस स्तर तक उसका विकास हो चुका है। तो पहला दिखा था कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मींस यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल डेवलप किया गया है, एक वेब पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से क्या होगा? विभिन्न मंत्रालय उनके द्वारा चले जाने वाली या किसी और मंत्रालय के द्वारा चले जाने वाली विभिन्न योजनाओं का साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता। अब क्या होगा? आप जानते हैं कि हर समय पर कोई ना कोई मंत्रालय किसी न किसी बड़ी योजना को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्या होगा? क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो अपने जो प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर? थर्ड है ऑप्टिमाइजेशन यानी अनुकूलन। क्लियर? अनुकूलन के अंदर क्या होगा कि हमारे जो क्रिटिकल गैप्स हैं किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में, जो हमें समस्याएं आ रही, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, साथ ही साथ जो विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न मंत्रालय, उनके साथ करना कोऑर्डिनेट इन दी प्लानिंग फेज। ये काम किसमें आएगा? ऑप्टिमाइजेशन में। फोर्थ हमारा सिंक्रोनाइजेशन यानी समन्वय। क्लियर? इसमें क्या होगा?
हम अब जानते हैं कि एक ही क्षेत्र, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया, आप जैसे कि आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप खुद अपने आसपास देखिएगा कि बिजली विभाग अलग काम कर रहा है, उसी रोड पर हमारा जो जलदाय विभाग है, पीएचडी है, वो काम कर रहा है, और पीडब्ल्यूडी काम कर रहा होगा सड़क पर। वही हम अगर बात करें, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही होगी, तो क्या होगा, एक महीने में तो सड़क बनती है, अगले महीने टूट जाती है, किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेते हुए। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि किसी विभाग की जो योजना है, तो एक विभाग या मंत्रालय है, उसकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनको अलग विभाग या मंत्रालय जो है वो देख पाएंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, दे विल इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क बिटवीन देम। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें एनालिटिकल, यानी विश्लेषणात्मक। अगर हमारे पास पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बढ़िया सा डेटा होगा, रियल टाइम डेटा होगा, तो क्या होगा, मॉनिटर करना आसान होगा उस प्रोजेक्ट को। साथ साथ रियल टाइम पर इंप्लीमेंट, यानी जो टाइम बाउंड दिया गया है उसमें इंप्लीमेंट करना आसान होगा। सो द प्लान विल प्रोवाइड द एंटायर डेटा एट वन प्लेस। हमने पढ़ा था एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया गया है जिस पर सभी मंत्रालय अपने प्रोजेक्ट का जो रियल टाइम डेटा है, यानी प्रोजेक्ट जो है कितना इंप्लीमेंट हुआ है, किस फेज तक इंप्लीमेंट हुआ, कितना बाकी, सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी, उस पोर्टल पे। तो क्या करेगा, इट विल यूज GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल्स, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग की जाएगी कि प्रोजेक्ट जो है कितना बना है, कितना बाकी है। क्लियर। डायनेमिक, गतिशील होगा। गतिशील किस प्रकार से, सभी मंत्रालय डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर पाएंगे, GIS प्लेटफॉर्म, जो हमारा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है, GIS प्लेटफॉर्म है, उसका यूज करते हुए प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करना, देखना, उसे रिव्यू करना, उसको मॉनिटर करना कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। क्लियर। ये बहुत 6 पिलर, बहुत बेसिक पिलर्स, आपको नाम पता होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 5 पिलर्स, तो नहीं, 6 पिलर्स पर बेस्ड हमारा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसकी विशेषता क्या है, देखिए, इसमें एक है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था 77 मीटिंग हुई थी, इसीलिए इस प्लान के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें क्या है, देखिए, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो जिसकी लागत कितनी है, मोर देन 500 करोड़ रुपीज, यानी 500 करोड़ से अधिक लागत का प्रोजेक्ट है, उसको कहाँ रखा जाएगा, इट विल बी प्लेस्ड बिफोर दी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। नेटवर्क योजना समूह के समक्ष रखा जाएगा, और वो उसे करेंगे, असेस करेंगे, अपनी टिप्पणियां देंगे, अपने सुझाव देंगे, और उसका समग्र असेसमेंट करेंगे, यानी मूल्यांकन, समग्र रूप से मूल्यांकन करके सरकार को सौंपा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, इट लेज आउट अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। हमने पढ़ा था एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया गया जिसमें सभी मंत्रालय अपनी ऑनगोइंग स्कीम, प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि 16 केंद्रीय मंत्रालय आपस में शेयर कर पाए। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से, जो बड़े हमारे आधारभूत संरचना निर्माण के प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे उड़ान है, पूरे देश का आम नागरिक, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, हम जानते हैं कि रेलवे को काफी बढ़ाया जा रहा है, रेल नेटवर्क को। भारतमाला है, सागरमाला, भारत नेट, इनलैंड वाटरवेज, यानी जो आंतरिक जल मार्ग हमारे, उन सभी को विकास के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। विल बी एग्जीक्यूटेड बाय दी गति शक्ति मास्टर प्लान। क्लियर। अच्छा, इसका दूसरा लक्ष्य क्या है, इट विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप कर पाएंगे, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी में इंप्रूव कर पाए। नेक्स्ट है, इट एम्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, अगर इतने बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का सृजन होगा। बिल्कुल बेसिक नॉन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन दी लॉज़ान डायमंड लीग 2024 इन दी स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित लॉज़ान डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। ध्यान रखिएगा, 4 नाम दिए गए हैं आपको, चारों जेवलिन थ्रोवर हैं। नीरज चोपड़ा हमारे 2 टाइम ओलंपियन है, जूलियन वेबर है, जर्मनी के हैं, एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा देश के हैं, अरशद नदीम पाकिस्तान से। तो आप सभी जानते हैं अरशद नदीम जो है ये पाकिस्तान से, इन्हें पेरिस के अंदर क्या मिला है, पेरिस ओलंपिक में मिला है गोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट है जूलियन वेबर, इनको इस डायमंड लीग में मिला थर्ड स्पोर्ट। नीरज चोपड़ा है, इन्होंने अपने करियर का बेस्ट फेंका है 89 पॉइंट समथिंग, और इन्हें मिला है सेकंड स्पोर्ट। और एंडरसन पीटर्स जो कि पेरिस ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम गोल्ड मिला है, इन्हें मिला है ब्रॉन्ज, और हमारे नीरज चोपड़ा जी ने ग्रैब किया है सिल्वर मेडल। एंडरसन पीटर्स ने जीता है हमारा इस साल का लॉज़ान डायमंड लीग 2024 जो आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर। क्लियर। तो पेरिस 2024 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय 90.61 मीटर बाय ब्रेकिंग द कीशॉन वॉलकोट रिकॉर्ड, यानी कीशॉन वॉलकोट का रिकॉर्ड था 2015 का
90.16 मीटर का, 90.16 मीटर का उसे ब्रेक किया विद दी 90.61 मीटर। भारत के नीरज चोपड़ा जी इन्होंने किया है 89.49 मीटर। आप जानते हैं पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और उन्हें मिला था सिल्वर मेडल। ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जी का सबसे हाईएस्ट स्कोर नहीं है, उनका जो है उनका स्कोर है 89.94 मीटर। ये उनका रिकॉर्ड अब तक का रहा है। कहाँ अचीव किया उन्होंने किया 2022 के स्टॉकहोम डायमंड लीग के अंदर। 2022 के स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 89.94 मीटर का थ्रो किया गया था। जर्मनी के जूलियन वेबर हैं, तो ये रहे हैं थर्ड प्लेस पर। क्लियर, इनका स्कोर था 87.08 मीटर इन दी जेवलिन थ्रो। द स्टैच्यू ऑफ यूनियन, भगवान हनुमान जी की एक कांस्य मूर्ति, जैसे कहा गया स्टैच्यू ऑफ यूनियन यानी एकता का स्टैच्यू ऑफ यूनियन, ये किस देश में इसका किस देश में अनावरण किया गया है? तो देखिए राइट आंसर है इसका, ना थाईलैंड है, ना रशिया है, ना इंडोनेशिया है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके टेक्सास शहर में इसको अनावरण किया गया है। क्लियर, ये लगभग 90 मीटर की हाइट का है स्टेच्यू है। द 90 फुट टॉल लॉर्ड हनुमान स्टेच्यू ऑफ ब्रॉन्ज वाज अनवील्ड एट दी नियर ह्यूस्टन एट दी टेक्सास। तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट हमारे लिए which symbolizes the cultural and spiritual aspects in the America. क्लियर, एक भारत के पद्म विभूषण अवार्डी हैं, पद्म भूषण अवार्डी हैं, माफ कीजिएगा, पद्म भूषण अवार्डी हैं श्री चिन्ना जी आर स्वामी जी। इनका ऑब्जेक्टिव था, इनका उद्देश्य था, इनका लक्ष्य था कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के क्या करना, जो कल्चरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको इंप्रूव करना। और एक वैदिक स्कॉलर भी रहे हमारे, वैदिक स्कॉलर हैं जिन्हें वेदों का काफी ज्ञान रहा है। उनकी मंशा थी कि इस प्रकार का स्टेच्यू अनावरण किया जाए अमेरिका में, और वो हुआ है रिसेंटली। इट इज कॉल्ड द स्टेच्यू ऑफ यूनियन, इसे कहा गया स्टेच्यू ऑफ यूनियन। और यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा स्टेच्यू है। पहला कौन सा है तो आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, और एक है स्टेच्यू ऑफ पेगासस एंड ड्रैगन जो कि है फ्लोरिडा शहर के अंदर। इस प्रकार का स्टेच्यू भगवान हनुमान जी का है, वो अनवील किया गया है। क्लियर, ये कहां पर स्थित है तो ये स्थित है श्री अष्टलक्ष्मी टेम्पल जो कि शुगरलैंड में अवस्थित है। शुगरलैंड में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में इसको स्थापना की गई है, जो कि ह्यूस्टन शहर से 35 किलोमीटर दूर है। और ये हनुमान जी का स्टेचू भारत से बाहर किसी और देश में सबसे बड़ा स्टेचू है, और टेक्सास शहर का भी सबसे बड़ा स्टेचू स्थापित किया गया। क्लियर, नेक्स्ट है द सबीना शॉल, अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबीना शॉल एक विवादित क्षेत्र है, हाल ही में न्यूज में रहा है ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चाइनीज एज वेल एज द फिलीपींस शिप्स। आपको बताना है ये क्षेत्र, आपको इतना हिंट मिल चुका है कि चीन और फिलीपीन के मध्य विवाद हुआ है, और इसी क्षेत्र में हुआ है, तो आप थोड़ा आइडिया लग सकता है आपको किस क्षेत्र में अवस्थित है ये। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के अंदर। राइट, थोड़ा हम पढ़ेंगे इसका रेफरेंस क्यों हुआ है कि देखिए हुआ क्या है दक्षिण चीन सागर के अंदर। थोड़ी हम बात करते हैं इसकी साउथ चाइना सी के बारे में। देखिए ये साउथ चाइना सी है, क्लियर, आपको क्लियरली विजिबल होगा साउथ चाइना सी। यहाँ पर क्या है, आप सभी जानते हैं हर देश का एक मेरीटाइम जोन होता है, उसकी महासागरीय सीमाएं होती है। तो क्या चीन चाहता है अगर उसके पास साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में अधिक से अधिक लैंड होगा, किस माध्यम से हो सकता है, वो अपने यहाँ छोटे छोटे आइलैंड डेवलप कर सकता है, या उसकी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल मील तक उसको क्या कर सकता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसका यूज करते हुए चीन चाहता है कि साउथ चाइना सी में उपस्थित सभी मरीन रिसोर्सेज को वो डोमिनेट करे, और यहाँ से होने वाले व्यापार भी उसका डोमिनेंस रहे। तो चीन ने दर्शाया 9 डैश लाइन, ये इस प्रकार से रेड कलर की लाइंस दिख रही होगी आपको, ये है 9 डैश लाइन। ये चीन जाहिर करता है कि ये पूरा एरिया है जो कि चीन का है। इसमें 2 आइलैंड है, पैरासेल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड। क्लियर, तो स्प्रेटली आइलैंड के पास ही जो है यहाँ अवस्थित है, क्या अवस्थित है, सबीना शॉल। क्लियर, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है किन देशों के मध्य, हमने कल भी पढ़ा था, चीन के मध्य वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान के मध्य मेजर डिस्प्यूट है इसको लेकर के। हुआ क्या है, चीन और फिलीपीन के कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एट दी सबीना शोल। और उसके बाद क्या हुआ है, चीन के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया है। आप सभी जानते हैं वाटर कैनन के बारे में, आपने कभी ना कभी न्यूज वगैरह देखा होगा, जब भी कोई आंदोलन होता है
कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस के द्वारा क्या करते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के वाटर कैनन का यूज किया गया अगेंस्ट दी फिलीपीन कोस्ट गार्ड शिप्स बाय दी चाइनीज कोस्ट गार्ड। क्लियर। और ये कहाँ हुआ है, साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये स्प्रेटली आइलैंड के पास है, सेकंड थॉमस शोल, और इसी के पास अवस्थित है यहाँ पर, क्या नाम है, सबीना शॉल। क्या है, सबीना शॉल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। पैरासेल आइलैंड है, ये स्प्रेटली आइलैंड है, और स्प्रेटली आइलैंड के पास है सेकंड थॉमस शोल, और उसी करीब है सबीना शोल। यहाँ पर ये डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन दी टू कोस्ट गार्ड शिप ऑफ दी फिलीपींस एज वेल एज दी चाइनीज। क्लियर क्लियर। आपको सिंपल ये लाइन जो दिख रहा होगा कि वियतनाम ये क्लेम करता कि ये हिस्सा मेरा है, मलेशिया क्लेम करता कि ये हिस्सा मेरा है, और ब्रुनेई देश है वो करता क्लेम कि इतना हिस्सा उसका है, ये देश ब्रुनेई है। क्लियर। और फिलीपींस क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, वियतनाम भी क्लेम करता है कि ये हिस्सा हमारा है। फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम, यानी फिलीपींस देश ये है, ये इतना क्लेम करता है कि ये हिस्सा हमारा है। तो यहीं कहीं इस रीजन के आसपास सबीना शॉल है, और यहीं पर डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन दी चाइनीज एज वेल एज दी फिलीपींस कोस्ट गार्ड शिप। हुआ क्या है देखिए, सबीना शॉल के पास, सबीना शॉल कहाँ है, ये अवस्थित है, अटॉल है, कहाँ है, स्प्रेटली आइलैंड के मध्य। क्लियर। सबीना कहाँ लाइज करता है, सबीना लाइज नियर दी फिलीपींस ऑक्यूपाइड सेकंड थॉमस शोल। हमने लोकेशन देखी है, ये रहा फिलीपींस, ये फिलीपींस रहा, और यहाँ पर है सेकंड थॉमस शोल। इस पे किसका अधिकार है, ये अधिकार है फिलीपींस का, और इसी के पास सबीना शोल है जिसपे चीन चाहता है कि वो अपना आधिपत्य जमा ले। और चीन का मानना है कि बार बार हमने वार्निंग दी, बट जो फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड शिप है उसने कहीं ना कहीं इसमें एंटर किया इस रीजन में, इसलिए हमने उन पर ये वाटर कैनन का यूज किया है। ध्यान रखिएगा 2016 के अंदर यूएन का आर्बिट्रेशन रूलिंग आया था, बट उसको चाइना डिनाई करता है, जिसमें कहा गया था कि इस पर अधिकार किसका है, फिलीपींस का है। तो कहीं ना कहीं फिलीपीन की जीत होती है, बट चीन उसको नहीं मांगा। चाइना रिजेक्टेड दी एंटायर रूलिंग रिगार्डिंग दी साउथ चाइना सीज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। क्लियर। नेक्स्ट है, इंडिया स्पेस सेक्टर हैज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर द लास्ट डिकेड। कि भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, इसके द्वारा पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कुल कितना योगदान दिया गया है प्रत्यक्ष तौर पर। ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन है, ये रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज 20,000 करोड़ रुपीस, यानी 20,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है बाय द स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। हाल ही में क्या हुआ है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। क्लियर। 1969। इससे पहले क्या था, इससे पहले था इनकोस्पार। आगे हम पढ़ेंगे संस्था का नाम। इनकोस्पार की स्थापना होती है, इनकोस्पार की 1962 में बाय दी विक्रम साराभाई, और 1969 में बनता है ये इसरो। इसरो ने क्या रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है, इसमें कहा गया है कि भारत में पिछले एक दशक में 10 वर्षों के अंदर 20,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया गया है बाय दी स्पेस सेक्टर। और टोटल कितना है, अराउंड 24 बिलियन डॉलर्स। क्लियर। अच्छा, ये कैसे किया गया है, ये इसरो का प्लान था टू इवेल्युएट दी सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द स्पेस सेक्टर फ्रॉम 2014 टू 23, यानी 2014 से 23 में स्पेस क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा है, क्या प्रभाव रहा है, उसको मेजर करने के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। और इसको स्टडी जो है, स्टडी किसके द्वारा की गई है, एक तो नोवा स्पेस कंपनी है, और एक है इकॉन वन, इन दोनों के द्वारा स्टडी कंडक्ट की गई है, और रिपोर्ट रिलीज की है इसरो के द्वारा। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, आप बताइएगा। बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, एस सोमनाथ, मिस्टर एस सोमनाथ जी हैं वर्तमान में इसरो के चेयरमैन। अब आपको बताना है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के चेयरमैन हमारा डिफेंस क्षेत्र में काफी योगदान है डीआरडीओ का, तो आपको बताना है डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। आप ट्राई करिएगा इसका आंसर फाइंड करने का। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, मतलब प्रमुख सजेशन, प्रमुख फाइंडिंग क्या है, तो देखिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पिछले 10 वर्षों में 96,000 जॉब्स क्रिएट की गई हैं इस सेक्टर के द्वारा। और ध्यान रखिएगा कि स्पेस क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर के अंदर अगर $1 प्रोड्यूस होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कितना, $2.5 टू दी इंडियन इकोनॉमी। यानी इस क्षेत्र में अगर $1 जनरेट हो रहा है, इस प्रकार से अपनी सेवाएं देने से अलग अलग देशों को अगर $1 कमाया जा रहा है, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर $2.5, यानी 2.5 टाइम्स हो रहा है। भारत का जो स्पेस फोर्स है, इंडिया की स्पेस फोर्स है, कार्यबल हमारा कितना है, 2.5 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव। यानी
अगर हम बात करें हमारी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के मुकाबले, जो हमारे अलग अलग उद्योगों में काम करने वाला श्रम बल है, उसकी उत्पादकता मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे काम करने की, एक वीक के अंदर 50 घंटे काम करने की है, 50 आवर्स इन अ वीक, उसका 2.5 गुना मान लीजिए किसका है, स्पेस वर्कफोर्स का है। किसका है? स्पेस वर्कफोर्स का। ये यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है कि पिछले एक दशक में कुल $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और भारत का जो स्पेस सेक्टर है वो है विश्व का 8th लार्जेस्ट स्पेस सेक्टर है, विश्व में 8वां स्थान है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? फंडिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें कि सबसे अधिक लाभ किसको मिला है, तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट संचार है, उसे मिला है 54% कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टू दी स्पेस इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा नेविगेशन, आप सभी ने नाविक जीपीएस का यूज किया होगा उसमें। थर्ड हमारा लॉन्चेस, हम जो सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करते हैं उसका, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? अब कौन कौन से उद्योग हैं जिनको कि स्पेस सेक्टर का बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है? तीन क्षेत्र बड़े हैं हमारा, एक टेलीकॉम यानी दूरसंचार से मिला है 25% एडवांटेज मिलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, इसे मिलता है 10%, एक दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी प्रशासनिक सेवाएं। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार की आपको सरकारी विभाग के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं ऑनलाइन, उसका उसमें किसका यूज होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वो कितनी है? 7%, 25 10 35 और 7 7 42 42% जो एडवांटेज जो किसे मिला है? टेलीकॉम को, आईटी को और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को। क्लियर? क्या याद रखेगा? और नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में कुल कितने ऐसी कंपनीज है जो कि स्पेस सेक्टर में काम करी, तो कुल 700 यानी 700 कंपनीज हैं, उसमें से 200 स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ, यही बात की गई है। कुल 200 स्टार्टअप्स हैं और 200 हमारे पास स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। नेक्स्ट टाइम बात करें कि रेवेन्यू कितना हुआ है, रेवेन्यू ग्रो हुआ, हमारा राजस्व मिला है 6.3 बिलियन इन दी ईयर 2023, जो विश्व का कुल कितना है? विश्व के कुल अंतरिक्ष बाजार का है 1.5%। अगर हम बात करें भारत के स्पेस रेवेन्यू की कितना है? 6.3 बिलियन, 6.3 बिलियन डॉलर, और ये विश्व का कितना है? 1.5% ऑफ दी सेक्टर। क्लियर? यहाँ तक बहुत इजीली हमने बात की है। इस वर्ष के बजट में स्पेस क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए कितना अलोकेशन किया गया है? 13,042.75 करोड़ रुपए। क्लियर? हमने बात की थी कि 1962 में एक संस्था बनी थी, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च और स्पेस रिसर्च, इनकोस्पा, अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ लीडरशिप ऑफ विक्रम साराभाई, और उसी को बदलकर 1969 के अंदर कर दिया गया इसरो। हम पढ़ चुके हैं, ब्रीफ आपको पता होना चाहिए इसरो का ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है। अब बात करेंगे कुछ न्यूज की। हमने पढ़ा था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ था, आपको बताना है, जिस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च की गई थी। क्लियर? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये आरबीआई गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है जिस प्रकार से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना, रियल टाइम पर सर्विसेज को प्रोवाइड करना, और कम से कम हमारी इकोनॉमी के अंदर कैश को ट्रांजेक्शन में लेकर आना। उसी आधार पर जो है, अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके लिए लॉन्च कर रहे हैं हम यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। क्लियर? अब इसमें क्या होगा? यूनिफाइड मतलब क्या होगा? सभी बैंकों के पास एक एकीकृत डेटा होगा, जिससे क्या होगा? व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति की साख कितनी है, क्या उसे लोन देना चाहिए, क्या उसने पूर्व में लोन लिया हो, रीपेमेंट टाइम पर किया नहीं किया, ये जानकारी कहाँ मिलेगी? सब बैंकों को इस प्लेटफॉर्म से। क्लियर? थोड़ी हम बात करते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो आरबीआई गवर्नर हैज सेड दैट आरबीआई विल लॉन्च द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस नेशन वाइड इन ड्यू कोर्स, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज लैंडिंग सेक्टर, यानी जो भारत का ऋण बाजार है, जिसमें कि सभी बैंक, एनबीएफसी, प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट बैंक जो हैं वो लोन देते हैं, उनको आसान बनाने के लिए एज पर दी यूपीआई के तरह ही तर्ज पर ही इसको लॉन्च करने वाले हैं। अभी क्या होगा इसके अंदर देखिएगा, तो दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड लेंडर्स कंसेंट बेस्ड डिजिटल एक्सेस, यानी क्या होगा, ये संपर्क समझिएगा, कंसेंट बेस्ड डिजिटल एक्सेस टू दी कंज्यूमर्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है, उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस स्टेट से, किस जिले से बिलोंग करता है, क्या वो किसी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट कोई एम्प्लॉय है तो क्या उसका पार्टिसिपेशन है, क्या वो टैक्स पे करता है, सारी जानकारी कौन सी है? फाइनेंशियल एज वेल एज दी नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या हो सकती है? क्या टैक्स पेयर है कि नहीं है तो किस ब्रैकेट में आता है। नॉन फाइनेंशियल कौन सी होगी? कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन यूजर से अप्रूवल लेकर के क्या किया जाएगा? लेंडर यानी बैंक को दी जाएगी, जिससे क्या होगा? कम समय में, यानी स्ट्रीमलाइंड वे में
स्ट्रीमलाइंड वे में बैंक जो है कम समय में कम कॉस्ट पर ब्याज जो ऋण है वो उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। क्लियर। और इट विल हेल्प इन दी एक्सटेंडिंग फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। आप जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना है वो बैंक के पास जाएगा, बैंक 10 सवाल पूछेगा कि क्या आपने पहले लोन लिया है, क्या आपका बैंक स्टेटमेंट है, आप किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपकी फाइल पूरी तैयार करके ले जाते हैं, पूरी तैयार करनी पड़ती है। इस सबसे पार पाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च करेंगे। जिससे क्या होगा, इट विल कट डाउन द टाइम टेकन फॉर द क्रेडिट अप्रूवल, यानी कि आपको फाइल बनानी पड़ती है, उसका समय बचेगा आपके पास। जल्दी से जल्दी क्या होगा, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएगा। और स्पेसिफिकली ये हेल्प करेगा स्मॉल और रूरल बोरोवर्स को, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कुछ छोटा व्यापार करना चाहते हैं, उनको ये उनके लिए आसान बनाएगा। आप जानते हैं ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी। क्लियर। जनधन आधार मोबाइल, इसका कब, इसे क्यों लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स डायरेक्टली टू दी बैंक अकाउंट इन दी रियल बेनिफिशियरी, यानी जो हमारे वैध लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में कैश ट्रांसफर करना। जैम का मतलब क्या है? जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों को लिंक करते हुए क्या करना, कैश बेनिफिट जो है हमारे, इनको प्रोवाइड करना टू दी रियल बेनिफिशियरी, यानी वैध लाभार्थी उन तक इनकी पहुंच बढ़ाना। अब नई ट्रिनिटी बताई गई है आरबीआई के द्वारा, जैम यूपीआई यूएलआई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प करना, उसे नए लेवल पर लेके जाना। आप जानते हैं यूपीआई जो हमारा, ये सभी देश अप्रिशिएट करते हैं, इतने कम समय के अंदर यूपीआई ने बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल किए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जनधन आधार मोबाइल, यूपीआई और यूएलआई, इन्हें कहा गया ट्रिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लद्दाख से। देखिए लद्दाख आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 तक किसका हिस्सा था? जम्मू कश्मीर का था। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, उस समय उसके बाद क्या होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पर इलेक्शन होने वाले इस मंथ के एंड तक, और लद्दाख के अंदर किसी प्रकार की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रखी गई है। तो बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय के द्वारा 5 नए जिले घोषित किए गए हैं। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड, नेमली जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एज वेल एज दी चांगथांग। ये 5 जिले हैं। अब तक कुल 2 जिले थे और अब 5 हो गए, तो कुल कितने हो गए? 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन दी लद्दाख। देखिए ये मतलब प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अभी इसमें कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, बिकॉज होम मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के श्री बीडी मिश्रा जी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, उन्हें कहा गया है कि आप वहां पर एक कमेटी बनाइए जो रिव्यू करे। क्या रिव्यू करे? कि ये 5 जिले हैं, इनकी सीमाएं क्या होगी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, क्या क्या वहां प्रोस्पेक्टस है, इन सभी को फाइनलाइज करना, और 3 महीने में, इन दी 3 मंथ्स वो रिपोर्ट देंगे इसको होम मिनिस्ट्री को। बाद में नए जिलों का गठन कर दिया जाएगा। 5 नए जिले की घोषणा कर दी गई है। क्लियर। तो नाम पता होने चाहिए कौन कौन से जिले हैं आपको। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं लद्दाख बहुत बड़ा, लद्दाख का जो क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, और इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज हैं वो टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, लोगों को वहां की सेवाएं, सरकार की सेवाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं। इसको दूर करने के लिए 5 नए जिले बनाए गए। ध्यान रखिएगा, लेह और कारगिल, ये 2 पहले के जिले बने हुए हैं, नए बने हैं द्रास, जास्कर, चांगथांग, शाम और नुब्रा। क्लियर। तो क्या होगा, लद्दाख आप जानते हैं बहुत ही बड़ा एक यूनियन टेरिटरी है क्षेत्रफल वाइज, इन टर्म्स ऑफ एरिया, और लद्दाख में 2 जिले हैं वर्तमान में, लेह, कारगिल, और इट इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ इंडिया। क्लियर। सीधी सी बात है, यहाँ पर आबादी काफी कम है, काफी बहुत ही कम डेंसिटी में लोग रहते हैं, जिनकी दूरियां अधिक है। उस स्थिति में क्या होता है, सरकार को सेवाएं देनी है, पहुंचानी है वहाँ के लोगों, नागरिकों तक, तो काफी दिक्कत आती है। इसलिए हम अलग अलग जिले बना करके सेवाओं को टाइम पर देना चाहते हैं। हमने पढ़ चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी बना था। वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री बीडी मिश्रा जी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। क्लियर। अब हमने बात की थी कि पिछले साल दिसंबर 2023 में हम कर चुके हैं डिस्कस कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया था कि नेक्स्ट सितंबर 2024 तक आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए। बिकॉज क्या हुआ है, 2014 के अंदर लास्ट इलेक्शन हुए थे, 2019 में इसका रिटर्न हो चुका है एज ए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो क्या हुआ है
कि वहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इस वर्ष 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 को इलेक्शन होने वाले हैं। काउंटिंग होगी 4 अक्टूबर को। ये कुछ प्रेजेंट न्यूज है। क्लियर? ये होने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख में नहीं। एक तेगवीर सिंह नाम के बालक हैं भारत के, पंजाब के, बहुत फेमस हुए हैं इस समय, पंजाब के रोपड़ से बिलोंग करते हैं ये। 5 वर्षीय बालक है तेगवीर सिंह। इन्होंने क्या हुआ है, आप अगर रिकॉल करेंगे तो हमने कुछ समय पहले माउंट किलीमंजारो के बारे में पढ़ा था। माउंट किलीमंजारो एक स्टैंड अलोन वॉल्केनिक माउंटेन है। क्लियर? माउंट किलीमंजारो जिसकी हाईएस्ट पीक है उशुरु पीक, और इसकी हाइट कुल कितनी है 5895 मीटर। इस पीक पर पहुंचने वाले यंगेस्ट बॉय हैं कौन? तेगवीर सिंह, जो कहां से बिलोंग करते हैं? पंजाब की रोपड़ से। क्लियर? और ये एशिया के पहले यंगेस्ट पर्सन है, यंगेस्ट व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने माउंट किलीमंजारो को फतह किया है। और इनसे पहले एक व्यक्ति हैं और हैं जिन्होंने इसको अचीव कर लिया, वो है सर्बिया के ओमजेन जिवकोविच। इन्होंने ही पिछले साल 6 अगस्त 2023 को क्या किया है, माउंट किलीमंजारो पर जाकर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। लेकिन इस वर्ष भारत के ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति बने तेगवीर सिंह, जिनका संबंध पंजाब से है। और उन्होंने माउंट किलीमंजारो, जो कि तंजानिया में अवस्थित है, अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, और सेकंड हाईएस्ट पीक अफ्रीका का है माउंट केनिया। ये हम लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो माउंट किलीमंजारो एक फ्लैट है, ये इस प्रकार का हमें माउंट चोटी देखने को मिलती, पर्वत देखने को मिलता है। एक स्टैंड अलोन है, ना ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ऑल द ईयर, मतलब ऑल द ईयर तो नहीं, बट यहाँ स्नो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्नो। क्लियर? ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं क्लासेस के अंदर। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तेगवीर सिंह क्यों न्यूज में रहे और इन्होंने किस पीक को फतह किया है, तो माउंट किलीमंजारो, जो कि अफ्रीका में अवस्थित है। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर वीक की। ये मनाया जा रहा है 25 से 29 अगस्त तक, और इसको ऑर्गेनाइज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, CVSIWI इसे ऑर्गेनाइज करता है फ्रॉम द ईयर 1991, और एनुअली ये ऑर्गेनाइज होता है। क्लियर? और क्यों होता है ये? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जल की उपलब्धता, यानी विश्व में जो ग्रेटेस्ट वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, क्लियर, किस प्रकार से वो रेंज कहां से करते हैं? रेंजिंग फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, कृषि, तकनीक और जैव विविधता, और क्लाइमेट क्राइसिस यानी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से डील करने के लिए वर्ल्ड वाटर वीक मनाते हैं 25 से 29 अगस्त ये। और शुरुआत की गई है 1991 से, एनुअली ऑर्गेनाइज होता है। क्लियर? और ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट इवेंट है, ये गैर लाभकारी इवेंट होता है, जिसमें कि विभिन्न देशों के अलग अलग संस्थाएं भाग लेती हैं। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि विभिन्न देशों के पार्टिसिपेंट्स यानी भागीदार देश आकर जल से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कस करें। इस वर्ष की थीम क्या है? थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी टिकाऊ भविष्य, शांत और टिकाऊ भविष्य के लिए जल, जिसकी थीम है इस वर्ष की फॉर दी वर्ल्ड वाटर वीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे जय शाह की। जय शाह वर्तमान में कौन थे? भारत के BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्या थे? सचिव थे, सेक्रेटरी थे, ऑनरेरी सेक्रेटरी थे। और इन्हें निर्विरोध रूप से ICC का चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया है, चुन लिया गया है, और इनकी टर्म शुरू होगी 1 दिसंबर 2024 से। वर्तमान में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है ग्रेग बर्कले, वो रिटायर होंगे 30 नवंबर को, उसके बाद ये अपॉइंट होने वाले हैं। और इनका टर्म रहेगा एक बार में 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और मैक्सिमम 3 टर्म्स तक ये बन सकते हैं, रह सकते हैं एज द चेयरमैन ऑफ ICC। वर्तमान में क्या है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे अमित जय शाह जी हैं, ये वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन 2021 से हैं, और 2019 से BCCI के सचिव हैं। क्लियर? और वर्तमान में बने ये भारत की ओर से 5वें ऐसे व्यक्ति हैं, 5th इंडियन है जो कि ICC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। पहले कौन है? जगमोहन डालमिया जी हैं, सेकंड शरद पवार जी, थर्ड एन श्रीनिवासन जी, फोर्थ है शशांक मनोहर जी, और 5वें होने वाले हैं जय शाह, जो कब से कब रहेंगे? फ्रॉम दी 1 दिसंबर 2024। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मिनिस्टर लॉन्चेस गाइडलाइन फॉर सी प्लेन ऑपरेशंस इन इंडिया, कि भारत में जो सी प्लेन्स है उनको संचालन के लिए हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं किंजरापू राम मोहन नायडू के द्वारा ये लॉन्च गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत में सी प्लेन इंडस्ट्री को हम बूस्ट कर पाए। क्लियर?
और ये किसके अंदर किया जाएगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर द रीजनल एयर कनेक्टिविटी, RCS स्कीम हम पढ़ चुके हैं। और उसी पे इसीलिए उड़ान पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उड़े देश का आम नागरिक इस योजना के तहत इसको सी प्लेन कनेक्टिविटी के लिए, सी प्लेन ऑपरेशन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तो नई गाइडलाइंस क्या करेगी? वो नॉन शेड्यूल्ड एंटिटीज हैं, तो गैर अधिसूचित निकाय हैं, उनको भी अलाउ करती है टू ऑपरेट सच सी प्लेन्स इन दी विद द प्रायर अप्रूवल। और जो सर्टिफिकेट का प्रोसेस है काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां से लॉन्च हुआ है? इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द इंडियन एविएशन एकेडमी इन द न्यू दिल्ली। क्लियर? इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? देखिए, अगर ये जो हमारा सी प्लेन इंडस्ट्री बूस्ट होता है तो नई जॉब्स बनेगी, नए नए इनोवेशन आएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक उत्थान होने की संभावना में देखने को मिलती है। क्लियर? जिससे समग्र विकास, समावेशी विकास को हम देख पाएंगे। क्लियर? अब हम बात करें कि क्या भारत में पहले से कोई सी प्लेन ऑपरेशन होते थे? बिल्कुल होते थे। कहाँ होते थे? ये होते थे अंडमान निकोबार और गुजरात के अंदर, बट कुछ बात समय बाद वायबल नहीं थी, इन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि भारत में 18 वाटर एरोड्रोम बनाए जाएं। 18 प्लेसेस पे क्या बनाए जाए? वाटर एरोड्रोम, जहां पर क्या हो, सी प्लेन टेक ऑफ और लैंड कर सकें। ये कहाँ कहाँ होंगे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर डेवलप किए जाएंगे। क्लियर? सभी कोस्टल स्टेट्स का नाम इसमें नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर डेवलप किए जाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज आ रही क्रिकेट से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच होने वाला। ये कब होगा? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 2026 के अंदर। क्लियर दोस्तों? चलिए आज ही क्लास समाप्त करते हैं, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्राई करेगा अपने एंड पर उनके आंसर ढूंढने का। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बी कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।